नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं हम रखें ख्याल आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत के बारे में और बात करेंगे सरकार के बारे में भी कि सरकार आपकी सेहत का ध्यान कैसे रख रही है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की और साथ ही साथ आपकी बीमारी के बारे में, भूलने की बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। दो सब्जेक्ट आज के शो के केंद्र बिंदु रहेंगे। आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार आपको क्या देने जा रही है, किस तरह से आपके स्वास्थ्य का वो ख्याल रखेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जो बजट पेश किया है 5 फरवरी को, उसमें लगभग 27,086 करोड़ रुपया सेहत को दिया है, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दिया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा फोकस उसने ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए किया है, जिसमें उसने दिया है 7,350 करोड़ रुपया। ये बाकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे, जिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते हैं, वो सब खोले जाएंगे। उसके अंदर अलग अलग योजनाएं हैं मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य को लेकर, वो क्रियान्वित होंगी। कुल मिलाकर सरकार अलग अलग क्रिटिकल केयर यूनिट भी खोलेगी, अलग अलग यूनिट खोल रही है, आपके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहती है, जिसके लिए उसने ये बजट रखा है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और हम इस हेल्थ बजट का विश्लेषण करेंगे। आपको क्या मिलने जा रहा है, क्या वाकई सरकार ने उतना आपको दिया है जितना आपको मिलना चाहिए था, या कुछ कम दिया है, इससे बेहतर भी कुछ हो सकता था। आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान योजना या आयुष्मान जैसे भी मैंने कहा आरोग्य मंदिर, क्रिटिकल केयर यूनिट, अलग अलग तरह की, और ग्रामीण अंचलों में या ग्रामीण क्षेत्रों को ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। तो आखिरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आपके लिए क्या करने जा रहा है, और जो एक संकल्प है उत्तर प्रदेश सरकार का, मेडिकल कॉलेज का, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो या फिर एक एम्स की जैसी। अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह ने कहा कि गाजियाबाद में एम्स बनेगा, जबकि खोड़ा या आसपास जितने भी कुछ हैं वहाँ 4 मेडिकल कॉलेज की बात चल रही थी, अस्पतालों की बात चल रही थी। उसमें उनको कितनी कामयाबी मिली, उसको लेकर उनकी चिट्ठी भी वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने 4 अस्पताल मांगे थे लेकिन मुझे नहीं मिले। ये भी है उसके अंदर। सभी पे बातचीत करेंगे। डॉक्टर बीपी त्यागी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम रखें ख्याल आपका। तो इसमें दोनों चीज़ों पर बात करेंगे डॉक्टर साहब, बजट भी है और सेहत भी है। सेहत के सबसे पहले बजट पे बात करते हैं थोड़ी सी। डॉक्टर साहब, लगभग 27,086 करोड़ रुपए का बजट इस साल वित्तीय वर्ष के लिए मिला है 2024-25 के लिए। कैसे देखते हैं, क्या सफिशिएंट है? पहले तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बजट है वो हमें टोटल बजट का हेल्थ को 8% मिलना चाहिए जी, जो हमारा फाइनेंस कमीशन बोलता है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज 7 लाख करोड़ भी बजट मानते हैं, बल्कि वो ज्यादा है जी, तो 8% उसका होता है 56,000। 56,000 करोड़ में से हमें जो बजट मिला है, हमें मिला है 27,000। तो एक तो ये बजट आधा है जो हमें मिलना चाहिए था। ठीक है। उसके बावजूद जो मेडिकल कॉलेज बनने थे वो अभी 30 और बनने हैं। अब हम अगर वाराणसी का उदाहरण लेते हैं जी, वाराणसी में जो मेडिकल कॉलेज बनेगा उस पे 400 करोड़ रुपए का खर्च बताया गया है। ठीक है। वो भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने ही बताया है। तो अगर हम उसको 30 से गुना करते हैं तो वो 12,000 करोड़ के करीब का बैठ जाता है। ठीक है। तो 30 मेडिकल कॉलेज मतलब कम से कम 12,000 करोड़ रुपए। ये ग्रामीण हेल्थ मिशन को दे देते हैं 7,350 करोड़ रुपए जी। अभी इनको नर्सिंग कॉलेज बनाने हैं 23, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने हैं 1,600। कुछ असाध्य रोग होते हैं जिनका हमें अभी तक पता नहीं लग पाया है, वो कैंसर है, कोई और बीमारी है, उसके लिए 125 करोड़ रुपए अलग से रख लिए गए हैं। ये सारा अगर हम निकालते हैं तो वो ऑलमोस्ट आपका 21
21,000 के आसपास बैठ जाता है। 21,000 करोड़ 27,000 हमें अलॉट किया गया है। जी। अब जो 27,000, जो 6,000 बचा है जी। उसमें वैक्सीन आनी है, दवाइयां आनी है, डॉक्टर की सैलरी जानी है, स्टाफ की सैलरी जानी है। तो पहले तो जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, मुझे उसी पे डाउट है कि क्या ये सारा काम हो पाएगा, क्योंकि वो कहीं तालमेल खाता नहीं है। हम तो गणित में ज्यादा एक्सपर्ट होते नहीं है डॉक्टर, इसलिए हम बायो में आ जाते हैं। पर फिर भी जो मोटा मोटा आइडिया है वो मैं बता रहा हूं। अब उसके बावजूद भी अगर हम जो एक इनका सुविधा शुल्क होता है, जो सीटी स्कैन पे पैसे मांग लिए जाते हैं, कोई अगर कान का टेस्ट करना है उसके पैसे मांग लिए जाते हैं, वहां अगर किसी को मशीन की जरूरत नहीं है तो उसको मशीन के लिए बोल दिया जाता है कान में मशीन लगाइए, फ्री मशीन नहीं मिलेगी। तो ये अगर इस तरह के काम इसके साथ होंगे तो मैं समझता हूं कि जो हमारी जनता है उसके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, कुल मिला के ये रहा कि जितना बजट मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, और 56,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए तो उसका आधा ही मिला है, 27,000 करोड़ के आसपास, जो आप कहना चाह रहे हैं। बाकी जो 6,000 करोड़ उसमें होगा क्या डॉक्टर साहब? जी, फिर तो इसको हम कैसा बजट कहें, लोक लुभावन या छलावा, या मतलब क्या कहना चाहते हैं? या सरकार के पास पैसा नहीं है, या सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, मतलब आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति है। जो ऊपर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी ने बजट कम दिया है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले जी। पर हमें जितना ये टैक्स मिल रहा है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाईवेज में, इन सब पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इसलिए ये थोड़ी बजट की कमी है। पर अगर इतना बजट भी लगा दिया जाए, आप मेरा कहने का मतलब समझिए कि जो बजट एलोकेशन किया गया है अगर उतना भी लग जाता है तो काफी हद तक हमारी जनता को कुछ फायदा हो जाएगा। ठीक है, आपने सभी कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। इस बार के बजट में राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2,881 करोड़ रुपया दिया है। अयोध्या, काशी, मथुरा और महाकुंभ के लिए 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसा अलॉट किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2,057 करोड़ रुपया इसके आसपास। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़ रुपया। 40 लाख का जो निवेश की बात हो रही थी, 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सरकार लेकर आएगी। एक ये इसके अंदर है। कानपुर मेट्रो के लिए 395 करोड़ रुपया, आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपया, महाकुंभ के लिए लगभग 100 करोड़ रुपया, धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1,750 करोड़ रुपया, नए वाहन और जो खरीदे जाएंगे एसटीएफ और साइबर क्राइम के लिए 5.97 करोड़ रुपया, 755 करोड़ रुपया पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, 20 करोड़ रुपया पीएससी के लिए यह है, और कान्हा गौशाला या बेसहारा पशुओं के लिए लगभग 400 करोड़ रुपया दे रही है सरकार। अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए लगभग 100 करोड़ रुपया, और ये जो जाल बिछाया जा रहा है इसके लिए ये सारी चीजें हैं। एमएसएमई सेक्टर में जो एक अलग से रोजगार हो रहे हैं वो ठीक अलग चीजें हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, महिलाओं की पेंशन बढ़ा दी गई है, जो निराश्रित महिला थी पहले 1,000 मिलते थे, 1,500 रुपये मिलेंगे, ये है। कन्या सुमंगल योजना के लिए 15,000 रुपये कर दिया गया है। ये जितना पैसा है और इस तरीके से है, और अटल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 400 करोड़ रुपया जो निवेश आ रहा है, उसके जो प्रस्ताव आए हैं, जो 2 इन्वेस्टर समिट हुए थे उत्तर प्रदेश में, जिसमें 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे सरकार कहती है 1 करोड़ रोजगार का सृजन होगा। यह है, जिसके अंदर ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपए, जैसा डिस्कस कर रहे हैं मैं और डॉक्टर साहब आपस में, और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लगभग 27,086 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान है। राजकोषीय घाटा 3.46% सरकार ने कहा है। तो डॉक्टर साहब,
जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जी की बात की या डेवलपमेंट की बात की, वो मैंने बताया कि कहाँ कहाँ सरकार कैसे कैसे खर्च करने वाली है इस वित्तीय वर्ष के अंदर, जी तो ये जी पैसा उन्होंने इस तरह से बांटा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी अगर थोड़ा सा वहाँ से हटाकर, जो मैंने गंगा एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे, दिल्ली कानपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो, या फिर राजमार्गों का चौड़ीकरण, या अलग अलग मदों में जैसे जो सरकार खर्च कर रही है, उसको थोड़ा सा यदि हाथ खींचती और स्वास्थ्य की तरफ बढ़ाती, हेल्दी लोगों को बनाती, ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, अगर ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ। तो डॉक्टर साहब, आपकी सलाह में क्या होना चाहिए था, वो आपने एक बार बता दिया कि 56,000 करोड़ रुपए मिलना चाहिए था। ऐसे में आम आदमी क्या उम्मीद करेगा? और फिर तो हमें, जैसे आपने दवाइयों को लेकर एक चिंता जाहिर की है कि जैसे अक्सर हम गाजियाबाद में देखते सुनते हैं, कभी रेबीज के सीरम नहीं होते, कभी फ्रिज नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, क्या उस पर असर पड़ेगा, जो मैं समझ पा रहा हूँ? हाँ, एक्चुअल में जो हमने पहले से अनाउंसमेंट किया हुआ है अजय जी, हमने किया है कि हमें रेबीज का वैक्सीन होना चाहिए, सीरम होना चाहिए, टीबी खत्म करना है जड़ से। 2025 तक हमें टीबी को जड़ से खत्म करना है जी। लेकिन जब उसकी दवाइयां नहीं होंगी तो कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है जो टीबी के कीटाणु को निकाल के रख देगा। उसकी दवाइयां तो होनी बहुत जरूरी है ना। ठीक है, उसका जैसे अभी जो बात हो रही है, यानी कि जो मेडिसिन हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेडिसिन पर फर्क पड़ेगा, सैलरीज पर फर्क पड़ेगा डॉक्टर्स के लिए, उस पर फर्क पड़ जाएगा जी। और जो नए डॉक्टर्स की बहाली है उसको लेकर भी शायद कुछ फर्क पड़ेगा। इक्विपमेंट्स में फर्क पड़ेगा। जो हम 1600 वेलनेस सेंटर बना रहे हैं जी। ये वेलनेस सेंटर इज इक्विवेलेंट टू मोहल्ला क्लिनिक, आप ये मान के चले, दिल्ली वाला स्टाइल मॉडल, दिल्ली वाला स्टाइल। तो ये हमारा जो रूरल हेल्थ स्टार्ट होगा, आइडिया बहुत अच्छा है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि गांव से स्टार्ट होके वो तहसील लेवल पे आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा, फिर स्टेट लेवल पे आएगा। आइडिया बहुत अच्छा है, पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा लगेगा और मैन पावर लगेगी और इक्विपमेंट्स लगेंगे। ठीक है, तो उनमें खर्चा आता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो रहा हेल्थ बजट को लेकर आपने अपनी राय रखी कि जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। सरकार थोड़ा सा यदि और इधर ध्यान देती और जो इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरे डेवलपमेंट पर सरकार ने फोकस किया है उसके लिए थोड़ा इधर कर लेती तो शायद अच्छा होता। और हेल्थ इज वेल्थ जो आपने कहा, लोग हेल्दी रहेंगे तो प्रदेश जो है अच्छे ढंग से विकास कर सकेगा और जो रफ्तार है डेवलपमेंट की वो तेज हो जाएगी। जब लोग ही बीमार रहेंगे तो कैसे करेंगे? और लोगों की जो जेब है वो भी कम कटती, क्योंकि इलाज कराने में पैसा तो खर्च होता ही है, क्योंकि जब सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलेगा तो महंगे अस्पतालों में जाएंगे, वहां पर दिक्कत होगी। तो ये यहाँ रहा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब थोड़ा चर्चा के दूसरे बिंदु पर आते हैं। डॉक्टर साहब, हमने बात की थी याददाश्त को लेकर, एक अल्जाइमर है बीमारी या डेमेंशिया जिसकी हम बात करते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर साहब आपसे आज उन लोगों के बारे में जो यंग हैं, टीनेजर्स हैं। होता क्या है, हम चाबी रख के भूल जाते हैं, हम अपनी नोटबुक रख के भूल जाते हैं, या किसी का नाम भूल जाते हैं, या हम ड्राइंग रूम से उठते हैं और हमें जाना होता है किचन की तरफ, जैसे महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, और पहुंच जाती हैं दूसरे कमरे में, फिर सोचती हैं मैं यहाँ क्यों आई। कभी कभी हम कुछ भी मतलब भूल जाते हैं, जब बहुत देर तक हमें नाम याद नहीं आता, हम सोचते हैं उसका नाम क्या था, नाम क्या था, या नाम स्किप हो गया और हमें और बड़ी हैरानी होती है या उसका नाम याद क्यों नहीं आ रहा हमें। डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है बहुत तेजी से फैल रही है आजकल, यंग्स में, टीनेजर्स में भी फैल रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को देखते हैं, उससे कहते हैं कि ये कर लेना, चला जाता, फिर कहता है मैं तो भूल गया, आपने जो बताया था मुझे। तो इसके क्या रीजन है डॉक्टर साहब, आजकल ये बच्चों में, टीनेजर्स में, यंग्स में ये बीमारी देखने को मिल रही है 35-40 के आसपास तक? वो देखिए, जो अभी ये कोविड आके गया है जी, इस कोविड की वजह से ये जो परेशानी है ये ज्यादा बढ़ी है। इसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में डिमेंशिया बोलते हैं जी,
लेकिन कोविड के बाद जो ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी उसको हम बोलते हैं ब्रेन फॉग। अच्छा, ब्रेक फॉग। जो ब्रेन फॉग जो होता है वो किसी भी इस तरह के वायरल इन्फेक्शन के बाद 9 महीने तक तो रहता ही है, सालों तक भी रह सकता है। अच्छा। और इससे जो वो माइक्रो एम्बोलाई बनते हैं हमारी वेसल्स में जी। वो एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है ब्रेन में हमारे याददाश्त के लिए जी। उसको कमजोर कर देता है। ठीक है। और इसके जो टाइप्स होते हैं वो अलग अलग हैं, जैसे डिमेंशिया आपने बताया, जी। एल्जाइमर्स होता है, पार्किंसंस डिमेंशिया होता है, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया होता है। जी। ये बीमारी हमें इससे पहले, कोविड से पहले, ये 65 साल के बाद मिलती थी यूजुअली, लेकिन अब ये हमें 12 साल के बच्चे में भी मिल रही है। और ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने डिस्कस करने के लिए उठाया है जी। इसमें जब कोविड को हम ऑनलाइन सारा काम हो रहा था तो स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज्यादा था। ठीक है। स्क्रीन टाइम अगर हमारा 1 घंटे से ज्यादा होता है तो वो हमारे जो वाइट मैटर और ग्रे मैटर ब्रेन में होते हैं उनको ऑल्टर करके उनमें डिसबैलेंस कर देता है। ठीक है। 1 घंटे से ज्यादा अगर स्क्रीन टाइम है तो उससे हमारा डिसीजन मेकिंग है वो कम हो जाता है, पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, एक कंफ्यूजन वाली स्टेट हो जाती है। और एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं पैरोनिया। ये पैरोनिया होता है कि हमें अनवांटेड सस्पिशन होने लगता है लोगों के ऊपर। हम जैसे सोचते हैं कि ये मेरा अच्छा है, ये मेरा बुरा है, अच्छा सोचेगा मेरे बारे में या बुरा सोचेगा, तो वो एक कंफ्यूजन वाली स्टेट ही होती है, उसको पैरोनिया बोलते हैं। मैं बीच में रोक रहा हूँ डॉक्टर साहब आपको। ये जो पैरोनिया बीमारी के बारे में लोग अक्सर कहते हैं भैया तेरे पे तो राहु केतु का असर हो गया, अनचाहा डर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन ये पैरोनिया बीमारी है, तो दर्शकों समझ लीजिए राहु केतु का असर नहीं है, पैरोनिया है। पैरोनिया है जी जी जी। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चों में हमने देखा है वो कई बार इस स्क्रीन देखते हुए, जैसे खाना खाने की आदत बच्चों को डाल दी गई है, वो अपने खाने को मुंह में रख के भूल जाते हैं। अरे बाप रे। तो हाँ, इसको हम बोलते हैं होल्डिंग फूड हैबिट। ओके। उनको जो पेरेंट्स हैं उनको बताना पड़ता है बेटा खाना खाओ, सटक जाओ इसको। तो ये ज्यादा स्क्रीन देखने की वजह से होता है। तो ये 2 चीजें हमारे सामने आती हैं जो कि कोविड में ही आई है। एक तो उसकी वजह से छोटे मोटे थक्के बनना, और दूसरा जो स्क्रीन टाइम का बढ़ना, सब क्योंकि ऑनलाइन हो चुके थे, स्कूल, ऑफिस वर्क, हर आदमी ऑनलाइन बात करता था, तो स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन वो अभी जो ये ब्रेन फॉग वाली जो कंडीशन है वो अभी बढ़ रही है, ठीक है, जो कि 9 महीने में खत्म हो जानी चाहिए थी। यानी कि जो एक आदत पड़ गई, जो एक आदत पड़ गई डॉक्टर साहब उस दरमियान, क्योंकि हमने देखा काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन जो है फिल्में देखी, टीवी सीरियल देखा, टाइम पास किया, ऑफिस का सारा काम वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था, बच्चों की क्लासेस भी ऑनलाइन आ गई थी, वो हैबिट में आ गया बच्चों की भी। मैं देखता हूँ चाहे वो मोबाइल का स्क्रीन हो या लैपटॉप का स्क्रीन हो, बच्चे हमेशा बिजी रहते हैं। जो कभी हम मेट्रो में देखा करते थे टाइम पास के लिए और हमें हैरानी होती थी क्यों, या पार्कों में ज़्यादा लोग बिजी हैं, अब उसके साइड इफेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, यदि ऐसी स्थिति है तो हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे, कैसे भारत विकास करेगा, कैसे हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएंगे जब हमारे लोग ही मेंटली डिस्टर्ब होंगे? तो नहीं, तो ये देखिए सबसे बड़ा सवाल आपने उठाया है। अब अभी जो हमारी पार्टीज है
जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके नाम से आप क्या सुनोगे? हम स्मार्टफोन बांट रहे हैं, हम टैबलेट्स बांट रहे हैं, हम कंप्यूटर बांट रहे हैं, लेकिन उसका जो हमारी यंग जनरेशन पे बैड इफेक्ट आएगा उसके बारे में कोई पार्टी नहीं सोच रही है। बिल्कुल, ये हमारे यूपी के बजट में भी है। अच्छा, तो ये हम स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं ये सब चीजें देके, जबकि इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे आ रहे हैं। अब हमने देखा कुछ बच्चे इतने एग्रेसिव हो गए हैं कि उन्होंने मोबाइल फोन यदि पेरेंट्स ने लेकर रख लिया तो अपने मदर पे या फादर पे हमला कर दिया। एक ने तो अपने छोटे भाई का जो है मर्डर कर दिया था, एक ने सुसाइड कर लिया कि मुझे मोबाइल नहीं मिला। जी जी जी। पहले हम सुना करते थे कि वो कान में ईयरफोन लगा लिया, वो चलता चला जा रहा था सड़क पर, उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अब स्क्रीन टाइम की वजह से एक्सीडेंट हो गया। अब स्क्रीन टाइम की वजह से इतनी बीमारी आ रही है। अगर हम ये लगाते हैं ईयरफोन्स तो हम बाहर की आवाज को नहीं सुन सकते हैं। इसके चलते कई बार ट्रेन के एक्सीडेंट भी हुए हैं, ट्रेन के नीचे कट गए हैं लोग, और बस के भी एक्सीडेंट हुए हैं। तो डॉक्टर साहब चलिए ठीक है, वो हो गया, लेकिन स्क्रीन टाइम की से जो बीमारियां हो रही हैं, सरकारें नहीं समझ रही हैं, पार्टीज नहीं समझ रही हैं, अपने मैनिफेस्टो में चुनाव जीतने के लिए मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप बांट रही हैं, जो कि इनसे इनको बचना चाहिए। क्योंकि इसका सीधा सीधा असर हमारे देश की इकोनॉमी पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे लोग तैयार ही नहीं कर पाएंगे जो देश के डेवलपमेंट में या ग्रोथ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। जी तो जी जी। डॉक्टर साहब देखिए, मैं आज वो सवाल नहीं पूछूंगा आपसे कि थायराइड है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, इस पर क्या असर पड़ता है या इसका क्या असर पड़ता है। वो जो जिनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है और जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, वो फर्क तो पड़ेगा ही। लेकिन डॉक्टर साहब जी, ये जो यंग है, टीनेजर्स हैं, इनको हम कैसे बचाएंगे? और यदि इसका कोई मेडिकली ट्रीटमेंट है, क्योंकि अगर कोई मेडिकली ट्रीटमेंट है तो जरूर बताएं हमारे दर्शकों को, जिससे कि जो पेरेंट्स जो देख रहे हैं या फिर वो लोग जो कहते हैं ना कि मैं छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूं, वो लोग भी है। हम जानते हैं कि ये गलत है, हम छोड़ना चाहते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, ये जो हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ा है कोविड आवर्स में, कोविड टाइम में, ये एक एडिक्शन की तरह काम कर रहा है। अब आप देखेंगे कि अगर एक कमरे में 6 लोग बैठे हैं तो सबके हाथ में फोन है और वो फोन को देख रहे हैं और आपस में बात नहीं कर रहे। ये जो मैंने एक स्टेज आपको बताई थी, ब्रेन फॉग वाली स्टेज, जो उस दौरान बनी होगी, उस स्टेज को ये स्क्रीन टाइम अभी कंटिन्यू करता चला रहा है। अगर स्क्रीन टाइम हमारा 24 घंटे में 1 घंटा रह जाएगा तो धीमे धीमे रीजनरेशन होने के बाद हमारा ब्रेन का संतुलन बन पाएगा और इन सब चीजों से, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, हम धीमे धीमे रिकवर करेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक, अगर हमारा खाना हेल्दी रहेगा, उसमें हर तरह के एसेंशियल एलिमेंट्स, विटामिन्स और एमिनो एसिड रहेंगे, जो एक डाइजेशन में अच्छा से बता सकती है, तो वो हमारे जितने भी डैमेज ब्रेन में हुआ है उसको वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है। जो तीसरा एरिया है वो है साइकोलॉजिस्ट का। जी। जो साइकोलॉजिस्ट है वो अपनी साइकोथेरेपी के जरिए, कुछ एक्सरसाइज के जरिए जो न्यूरॉन डैमेज हुए हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। जो फोर्थ है उसमें कुछ दवाइयां आती हैं जो हमारे न्यूरोफिजिशियन या जो सर्जन्स हैं या नॉर्मल फिजिशियन है वो उनको दे सकते हैं, जो ब्रेन के लिए एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो सब अगर देते हैं तो उससे काफी हद तक कंट्रोल में चीजें आ जाती हैं।
ठीक है। लेकिन अगर डीजनरेशन परमानेंट हो जाता है तो फिर उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं होता है। तो ये जो आपने बताई वजह है, बाकी आपने ट्रीटमेंट भी बता दिया, वजह भी बता दी। मैं जो समझता हूँ अगर मेडिटेशन करने की आदत सभी को डाल लेनी चाहिए, शायद ज़्यादा बेहतर होगा। वो तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है ना। अगर आप मेंटली फिट हैं, सब कुछ फिट है। सब कुछ फिट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये जो है हम रखें ख्याल आपका में जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस बीमारी से बचने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति, मेडिटेशन और कुछ अपने खान पान का, लाइफस्टाइल का जरूर ध्यान रखें, और जो न्यूरो सर्जन्स हैं उनसे मिलें। और मैं समझता हूँ 6 महीने में एक बार साइकोलॉजिस्ट से जरूर एक बार चेकअप करा लें, थेरेपी ले लें कोविड के बाद। जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज से लगभग 15 साल पहले जहां तक मुझे याद पड़ता है अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज ने, वहां पर साइकेट्रिस्ट जो है, जो डॉक्टर्स थे, उनका प्रिस्क्रिप्शन या उनकी रिपोर्ट कंपलसरी कर दी थी किसी भी इलाज को शुरू करने से पहले। हम आज भी पीछे हैं, लगभग 15-20 साल पीछे हैं जिनको हम कॉपी करते हैं। तो हमें आ जाना चाहिए, बहुत पीछे। हाँ, तो हमें अपने इलाज के लिए सबसे पहले एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए, जिससे कि डॉक्टर्स को पता चल सके कि आखिरकार आपकी लाइफ की हिस्ट्री है क्या और उसको आपको कैसा इलाज करना है। आप जाते हैं सीधे बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, कान में दर्द है, तकलीफ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और डॉक्टर साहब फिर कहते हैं ठीक है चेकअप कराते हैं, आपको मेडिसिन लिख देते हैं। फिर वो बाद में वो चीज़ें पता चलता नहीं नहीं मेरी तो केस हिस्ट्री ये भी थी, मैं भी हुआ था, ये भी हुआ था। तो ये मुझे लगता है डॉक्टर साहब, अगर आप सहमत हो मेरी बात से, तो एक हर अस्पताल को अपने हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट बैठाना चाहिए कि भैया पहले वहां जाओ, वहां चेकअप कराओ, उसकी रिपोर्ट लाके मुझे दो जी। नहीं, साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए जो हिस्ट्री ले, और ये कुछ इस तरह की परेशानी होती है जो साइकोसोमेटिक इलनेसेस होती हैं, और आजकल हम करीब 40% पेशेंट में देख रहे हैं आफ्टर कोविड। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल और है उनको जी मेरे पास में। लोग अक्सर समझते हैं कि साइकेट्रिस्ट मतलब पागलों का डॉक्टर, या आप हमें पागल बताना चाहते हैं। मैं एक चीज समझना चाहता हूं और अपने दर्शकों को भी समझाना चाहता हूं आपके माध्यम से, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट दोनों में अंतर है। तो थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, साइकेट्रिस्ट जी और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो हिस्ट्री लिखते हैं, और फिर उसके बाद जो भी उनको परेशानी लगती है, डिप्रेशन की लगती है, या उनको मेनिया, साइजोफ्रीनिया या कोई भी दिक्कत लगती है, तो उसका दवाइयों से इलाज करते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम होता है हिस्ट्री लेना और एनालिसिस करना। आजकल वो अपना साइकोलॉजिस्ट वाला पार्ट ना लिख के साइको एनालिस्ट लिखते हैं। ठीक है, तो उनका काम है सिर्फ हिस्ट्री लेना और एक कुछ इस तरह के मंत्र बता देना कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, इतना टाइम देना है अपने आप को, हेल्दी डाइट रखनी है। वो कभी कोई दवाई नहीं लिखते हैं, वो सिर्फ काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, काउंसलिंग करते हैं। डॉक्टर साहब, इस चर्चा में इतना समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में आपको क्या दिया है, कैसे ख्याल रख रही है उत्तर प्रदेश सरकार आपका इस बजट के माध्यम से, और जो हमने डिस्कस किया अल्जाइमर के बारे में या डिस्मेंशिया के बारे में कि आप जो भूलने की बीमारी है वो क्यों है और वो कोविड का कितना बड़ा साइड इफेक्ट है। एक ब्रेन फॉग की बात की डॉक्टर साहब ने आज हमसे, ये आज हमने चर्चा की है। यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों में बदलाव करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपना लाइफस्टाइल बदलिए, अपना खान पान बदल दीजिए, और मेडिटेशन और योगा या थोड़ी सी एक्सरसाइज अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिए, तब तो आपकी लाइफ बदल सकती है। अदरवाइज आपको डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ेंगे और आपको हेल्दी रहने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ या फिर टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप हम रखें ख्याल आपका, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, यानी कि आर्या न्यूज़ के साथ।